एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट पोजीशन में हमने पहला पोजीशन कौन सा पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h एबव द अर्थ सरफेस, एट सम हाइट h एबव द अर्थ सरफेस। और हमने उसमें कैलकुलेशन किया था कि मान लो ये है हमारा अर्थ, इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है क्या, कैपिटल M। किसी के पास NCERT हो तो निकाल लेना, है नहीं है, चलो। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट था जिसका मास था क्या, स्मॉल m, और इनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, स्मॉल r। सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, h, और रेडियस ऑफ अर्थ को क्या माना था, r, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इस स्मॉल m के ऊपर फोर्स निकाला, ग्रेविटी के हिसाब से कितना आएगा, g स्मॉल m कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से इस स्मॉल m के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यही होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हो सकता हो, इसको पहले इसको बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए इज इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m खत्म, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो क्या देखा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन है, m मास कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसका जो एक्सेलरेशन है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, अर्थ के मास के ऊपर, किसके ऊपर, अर्थ के मास के ऊपर, ठीक है। और इसके डिस्टेंस के बीच कि अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, और ये एक्सप्रेशन हमने कल निकाला था, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर r जो है हमारा क्या है, स्मॉल r क्या है, कैपिटल R प्लस h के बराबर है। तो इस रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कैपिटल M बाय R प्लस h का होल स्क्वायर। इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी जो r है हमारा वो रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ा है, ठीक है ना। फर्स्ट केस पे क्या है, चूंकि एबव द सरफेस ऑफ अर्थ होगा तो स्मॉल r जो है रेडियस ऑफ अर्थ से क्या है, बड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई थी, इतनी बात समझ में आई थी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम सॉरी ये तो हो चुका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहाँ पर, अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर। ये है अर्थ, इसका मास है कैपिटल M, सेंटर यहाँ पर है, रेडियस r है, और यहाँ पर स्मॉल m रखा हुआ है, स्मॉल m रखा हुआ है। तो इनके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो लग रहा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। हालांकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ही फोर्स लग रहा है, लेकिन उसी फोर्स को हम दो तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, दूसरा लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है ना, किससे, लॉज ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ का, वो कितना होगा, g कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर स्मॉल, ये जो r क्या था हमारा, ये डिस्टेंस था, तो ये स्मॉल r यहाँ पर किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर ही है। सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने r कहा था, यहाँ से सेंटर से अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को r कहा है, तो ये रेडियस के बराबर ही होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हम इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। अब देखो, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स होता है
इस स्मॉल m के लिए ग्रेविटी का जो फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, वो एक्सटर्नल फोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा स्मॉल m के लिए। ये स्मॉल m है और नीचे से ग्रेविटी लग रही है, तो इस स्मॉल m के लिए ये F एक्सटर्नल फोर्स है, तो दैट एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, और ये आ रहा है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से, है ना। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन दैट F मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 फिर से क्या लिख सकते हैं, बोलो? m इंटू ए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 m इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M बाय r स्क्वायर, जहाँ पर r क्या होगा? कैपिटल R स्क्वायर। m से m ख़त्म, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ लिख दे रहे हैं g कैपिटल M बाय R स्क्वायर। ये जो सरफेस ऑफ अर्थ पर जो एक्सेलरेशन है ना, इसी एक्सेलरेशन को जनरली हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। बस समझ में आ गई? ठीक है, किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो देखो अभी हमने m किसको माना? मास ऑफ अर्थ, लेकिन वैल्यू पुट की है क्या? नहीं पुट किया। तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या यही फार्मूला लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। बस इस m की जगह क्या रख देना? मास ऑफ मून। r की जगह क्या रख देना? रेडियस ऑफ मून। भाई ऐसे ही तो होगा, ये मून है, मून के सरफेस पे कोई मास है। ठीक है, इसीलिए कल जब हमने हेडिंग लिखा है तो ब्रैकेट में क्या लिखा दिया था? प्लेनेट और एनी हेवनली बॉडीज। ठीक है, जुपिटर पे पूछेगा, जुपिटर का मास, जुपिटर की रेडियस। बस समझ आ गई? तो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेंगे, भले ही हम अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं। बस समझ आ गई नहीं आ गई? हाँ, अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, वो वैल्यू हम हर जगह नहीं रख सकते, फिर अर्थ के लिए ही रखेंगे। लेकिन ये जो फार्मूला है ये अप्लाई कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो यही बातें हमने हेडिंग के तौर पर उसमें लिखाया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके लिए? अर्थ का। ब्रैकेट में क्या लिखाया था? प्लेनेट। ठीक है ना, ऐसा इसलिए लिखाया ताकि तुम्हारे पास आइडियाज़ पहले से हो कि जो फार्मूले अर्थ के लिए डिराइव होंगे वैसे ही बाकी दूसरे प्लेनेट या हेवनली बॉडीज, सैटेलाइट वगैरह के लिए भी होगा। हाँ, हाँ, इन दोनों रिलेशन से आया है, यही था। चलो ये बात हो गई। तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर ले ज़रा। g की वैल्यू कितनी होती है? ये फार्मूले तो याद रखने ही है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, याद है किसी को? 64,000 के जी ना, 6400 किलोमीटर रेडियस है। 6400 ये रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6400 किलोमीटर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ कुछ और है, कर लो, मोबाइल है, बुक है, उसमें नहीं होगा, 10th में नहीं होगा, 9th वाले में होगा, शायद इसमें हो। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 है। ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है। याद रखना यार, आसान वैल्यू है वैसे। ठीक है, लेकिन याद रहे तो ठीक है, अब ऐसी वैल्यू कहाँ याद रहेगी? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ। g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और
इंटू 6 इंटू 10⁻24 बाय आर स्क्वायर। ये देखो किस में है, किलोमीटर में, मीटर में बदलना पड़ेगा, 1000 से और मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते रहो तो ये आ जाएगा 9.79 के आसपास आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तुम्हारा काम है, होमवर्क में जाकर करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो g की वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एग्जैक्टली सरफेस ऑफ अर्थ पे है। ठीक है ना, समझ ये बात है? और उस कंडीशन में है जब हमने अर्थ को, रेडियस को एस्फेरिकल माना है, इस रेडियस का। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अर्थ कैसा है? थोड़ा सा ओवल शेप का है। तो रेडियस एट इक्वेटर डिफरेंट है, रेडियस एट पोल डिफरेंट है। खैर उस पर बाद में हम आएंगे। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं ना कि जी एम ओवर आर स्क्वायर जी के बराबर है। जी एम ओवर आर स्क्वायर किसके बराबर है? जी के बराबर है। तो एट द सरफेस ऑफ द मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाउ मच? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मून का मास और रेडियस पता है? नहीं पता? वो भी देखना पड़ेगा। चलो छोड़ो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अर्थ के सरफेस पे कितना होगा? इतना होगा। एक काम होमवर्क में करना जा करके, क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है इसका। इसी मैंने कहा यही फार्मूले किसके लिए लग जाएगा? दूसरे प्लेनेट के लिए भी। मास ऑफ मून एनसीईआरटी में देख लेना 9th क्लास के। ठीक है, समझ आ गई बात है? रेडियस ऑफ मून वही एनसीईआरटी में देखना। ठीक है, जी की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पर गिवन है। बात समझ में आ गई? और यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून निकाल के लाना। ठीक है, कर लोगे? इसी फार्मूले में ऐसे पुट कर दोगे और वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बात है कि नहीं? तो 1.671 के आसपास आता है। कितना? 1.67 या 1.7 के आसपास आता है, देख लेना जो भी आए। ठीक है ना? तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। कर लोगे वो? ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे इतना है। अब ज़रा मैं इन दोनों बातों को मिलाता हूँ थोड़ा। किसको? इसको और उसको लिख चुके, वो होमवर्क में कर लेना। ये लिख चुके, रब करो। और इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर क्वेश्चन में गिवन ही होता है। ठीक है ना? हाँ, तो देखो हमने निकाला एट सरफेस एक्सेलरेशन कितना है? जी एम बाय आर स्क्वायर है ना? जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर पुट करोगे तो कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उधर निकाला हमने। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट सम हाइट h। एक्सेलरेशन कितना था? जी एम बाय आर स्क्वायर। अब ये देखो, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो हम h कह रहे हैं वो तो वेरिएबल है,
सरफेस ऑफ अर्थ से 1 मीटर ऊपर, 2 मीटर ऊपर, 3 मीटर, 4 मीटर, कितना ऊपर, कुछ नहीं गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, क्या होगी, चेंज होती रहेगी। क्यों, चूंकि सरफेस ऑफ अर्थ तो है नहीं कि आर की वैल्यू भी फिक्स, जी की वैल्यू भी फिक्स, एम की वैल्यू भी फिक्स, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। मतलब ये आर क्या है, वेरिएबल है, आर क्या है, वेरिएबल है। तो मतलब ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, डिक्रीज करना क्यों कहा मैंने, कि देखो जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। तो ध्यान सुनना, मैं क्या बोला हूं अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ठीक है, या इसी को ऐसे बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के। बस समझ आई, ठीक है। खैर, r और a में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, कह सकते हैं सर, r और a में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। पूरा 1/r कहोगे तो डायरेक्टली है, ठीक है। खैर, तो a और r में कैसा प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, वो भी स्क्वायर में, ठीक है ना। मतलब एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अब देखो, जब r बढ़ेगा, r जब बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, समझ आई बात है। r जब बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, समझ आई बात है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे बात करूँ कि इधर है एक्सेलरेशन और इधर है r की वैल्यू, मतलब यहाँ पर मान लो 0, 0 मैंने कहा है सेंटर ऑफ द अर्थ को, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर r सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू है। मतलब ऐसे समझो, यहीं बना दे रहा हूँ समझने के लिए, ये ऐसे अर्थ है और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ऐसे फिट कर दिया है, ठीक है, बस समझ में आई, ठीक है ना। तो अभी हमने अंदर की बात तो की नहीं, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ पर जो जी ए की वैल्यू थी वो थी हमारी जी, कितने, जी, और इससे आगे जाने पर, मतलब यहाँ से यहाँ पर तो क्या है, जी है, इससे आगे जाने पर डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे डिक्रीज करता है, समझ बात है। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से बाहर की तरफ तो क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीज करता है। कौन सा r² ये, यहाँ पर r² होता तो r² का ग्राफ बनाते तब भी ऐसा ही आता, 1/r² करेंगे तब स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा है ना, ठीक है, हाँ, तब लीनियर होगा। खैर, हम तो पोजीशन किसके हिसाब से देखते हैं, स्क्वायर में थोड़ी देखते हैं, सीधा r में देखते हैं ना। तो ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, आगे चलकर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ऐसे भी सोचो कि r जब बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो 1/∞ की फॉर्म हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो मतलब अर्थ की सरफेस से जब बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, मतलब अर्थ के सेंटर से ही कह लो, बहुत ज़्यादा दूर जब चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर, तो वहाँ पर जाकर अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है, मतलब जी जो है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बहुत ऊपर जाने के बाद हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों, चूँकि अर्थ के सरफेस पर के आसपास रीजन में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ क्या है, होल्ड किए हुआ है। तो बहुत ज़्यादा जब दूर जाएंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, एटमॉस्फेयर गायब हो जाता है, ठीक है। दूसरा बहुत बड़ा रोल है इसका कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, कैसा है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। और इंडिया कहाँ पे है, देखो मैप में, ग्लोब में कहाँ पे है, ऊपर, नीचे या बगल में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बीच से क्रॉस करता है, इक्वेटर से ऊपर है,
है ना। तो मतलब ऐसे है, तो इस पोर्शन में है, ठीक है, बीच से काटोगे, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में है और यहाँ पर है। अब ज़रा सोच कर देखो कि अगर ग्रेविटी नहीं होता तो कहाँ होते, एयर में, ठीक है, समझ आई बात है, कहाँ होते, एयर में, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या कर रखा है, हमारे पैरों को अपनी तरफ, हमारी बॉडी, पैर कह रहा, हमारी बॉडी को क्या कर रखा है, खींच रखा है अपने सेंटर की तरफ, ठीक है ना। किसका फोर्स, किसका ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ का, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं आई। इसीलिए हम हिंदुस्तान ऐसे तब भी लटके हुए ऐसे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चूंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, हमें क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ठीक है। इसलिए ऐसा प्लैनेट जिसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी क्या है, बहुत ही कम है या वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके पास एटमॉस्फेयर क्या है, या तो थोड़ा बहुत है या नहीं है, ठीक है, चूंकि वो गैस मॉलिक्यूल को होल्ड करके नहीं रख पाता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो एक बात नोट कर लो, एट इन्फिनिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, लिख लो एक बात, एट इन्फिनिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। अच्छा, ये अर्थ मैंने समझने के लिए बनाया है यहाँ पे, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कैसे फिट किया है, ठीक है। तो ऐसे ही डॉटेड में बनाना, एग्जामिनेशन में के क्वेश्चन में वो नहीं बना हुआ होगा, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ज़रा देखो, क्योंकि तुम लोग 9th 10th पढ़ चुके हो, हम रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं एंट्रेंस के लिए, तो तुमने देखा होगा अभी हमने क्या पढ़ा एग्जैक्टली एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कम होता रहेगा, इन्फिनिटी पे 0 होगा, तुम तो फौरन ही 0 का डाले, ठीक है। ऊपर जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो 100 मीटर 1000 मीटर ऊपर से गिराते हैं, जी की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 9.8। क्या वो लेना सही है, नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जब बहुत, चूँकि अभी मैं इसमें यहाँ करके दिखाऊंगा अभी कि आसपास के रीजन में, मतलब जो एच है क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, तो उस कंडीशन में हम अप्रोक्सीमेटली इतना रख सकते हैं, कोई फ़र्क उससे ज़्यादा नहीं पड़ता, इसलिए हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो वहाँ ये नहीं कह सकते कांस्टेंट है, वहाँ तो हमने मतलब अपनी ज़मानत बचाने के लिए ऐसा कह लो, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन क्या रहे हमारा, आसान रहे, हम आसपास के रीजन में भी क्या रख लेते हैं, मान लेते हैं कितना है, 9.8 है। क्या हुआ, प्लेन कितने ऊपर उड़ता है, नहीं ऐसे सवाल नहीं क्या करो, पहले ये बताओ प्लेन कितनी हाइट पे उड़ता है, बहुत ऊपर, कितना, 1000 मीटर, 2000, इससे भी ज़्यादा, 1000 भी ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, है ना, 45,000 फीट। अब कन्वर्ट कर लो उसको, 1 फीट में कितना, 1 मीटर में कितना फीट होता है, 2.5 फीट के आसपास है मेरे ख्याल से, ठीक है। खैर कन्वर्ट कर लेना उसको, ठीक है। अरे 2000 मीटर ऊपर होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, 2000 मीटर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, वहाँ तक हम जी मान सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात है। हाँ, तो बस खाली ऐसे नहीं, प्लेन जहाँ पे उड़ता है, तुम्हें लग रहा है बहुत ऊपर प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, रॉकेट वॉकेट की बात करते तो चलता भी, ठीक है, हाँ प्लेन में ही घूमेगा ये, ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं क्यों हम ऐसा एज्यूम करते हैं। अभी देखो ये लिखा था हमने, एट सम हाइट h कितना है, a इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू जी एम बाय, इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, या यहीं पे कर दूँ मैं,
यहीं पे कंटिन्यू कर दूँ। क्या हम एक्सेलरेशन कैसा लिख सकते हैं? Gm/r² इंटू r²। हाँ जी, कर सकते हैं ऐसा? क्या किया हमने? हाँ बोलो। सेकेंड लॉ से? मैंने सेकेंड लॉ लगाया यहाँ क्या? क्या किया हमने? इन दोनों में क्या फ़र्क है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r² से मल्टीप्लाई किया है। ये भी नहीं भूल पाते तुम? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किया है? r² से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। और जैसा ही हमने ऐसा किया, ज़रा देखो क्या हुआ। इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं हम? ठीक, खैर अभी मैं रहने दे रहा हूँ ऐसा। Gm/r², और इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ r/r²। ठीक है, समझ ये बात है? अभी तक हमने सिर्फ मैथमेटिकल काम किया है, कुछ नहीं किया, कोई एजम्पशन नहीं लिया। और इन चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? जी कौन सा? स्मॉल जी। तो मतलब a = g इंटू r/r²। कोई दिक्कत नहीं ना? ये स्मॉल r किसके बराबर था इस कंडीशन में? r प्लस h के। r प्लस h के, ध्यान से देना। हमने लिखा a = g, सही लिखा हो ना? और इसको लिख सकते हैं r/r⁻²। लिख सकते हैं, है ना? a = g इंटू r प्लस h/r⁻²। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं क्या? चलो जी कर दें ऐसा। a = g r/r प्लस h/r की वैल्यू की पावर -2। इससे ये ख़त्म। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g इंटू 1 प्लस h/r की वैल्यू -2। ठीक है। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनेशन में इसी चीज़ को ऐसे लिख देता है, a = g/1 प्लस h/r²। एक ही बात है, बात समझ में आ गई भाई? इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके डेरिवेशन को भी ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ये जो इतने स्टेप में बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं ना, कोई भी रख देता है वो। बात समझ में आ गई? हाँ, ये नहीं कि फाइनल आंसर जो आ रहा है उसी को देख रहे हैं। कभी कभी कहीं पर ये एक्सप्रेशन उठा के रख दिया है, कहीं यही ऑप्शन एक्सप्रेशन उठा के रख दिया है। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं लिख रहा कि एक्सेलेरेशन Gm/r² होगा या r प्लस h²। ऑप्शन में क्या दे रहा है? a = g इंटू 1, a = g/1 प्लस h/r²। अब जब इसको डेरिवेशन पता होगा वही तो समझ पाएगा कहाँ से आया ये। ठीक है, तो इसलिए डेरिवेशन को भी ध्यान से देखना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ तक में कोई एजम्पशन हमने नहीं माना, कोई एजम्पशन नहीं माना, तो इसलिए वहाँ से जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ से भी आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सुनो, इसको रोकते हैं हम यहीं पर, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात करते हैं तुमसे। कुछ क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, तुम कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, इसका आंसर निकालो ज़रा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से करो। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस 0.01 की पावर -2। करो। क्या हुआ सर? इससे बढ़िया तो 4 का स्क्वायर पूछ लेते, है ना, वो आसान था। ये क्या 1 प्लस 0.001। ठीक है, मैं लिख दूँ आंसर?
करने हैं तुम्हें, करो जल्दी। हो गया? अरे मैंने कहा कैलकुलेटर भी यूज़ कर लो। हाँ, गरीब आदमी है, कैलकुलेटर कहाँ है? अच्छा मैं दूँ, ये लो। लो पकड़ो। कर लिया? आंसर नहीं बताना, बस ये कहना कि सर मैंने निकाल लिया। कर लिया? हो गया? नहीं आंसर नहीं बताना। हो गया? देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, पहले वाले का जो आंसर आया होगा वो आया होगा इतना लगभग, सही है? चलो अब दूसरा करो। मुझे आंसर रटे नहीं है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैंने कैसे निकाला, ठीक है? हो गया? इसके आसपास है क्या? रफली इसी के आसपास होगा। है? इतना ही है? 0.998, 0.998, ठीक है? समझ गए? अब देखो कैसे करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है? अब वो मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने एक दो एग्जाम्पल लिया, उसे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, किसके? कहीं पर अब मैं बाइनोमियल के रिलेशन बोलूँ तो समझ जाना कहाँ की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे गौर करना कि जब भी कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n, बिल्कुल ऐसा ही है आना, ठीक है? अच्छा यहाँ प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 1 + x की पावर n, n भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है? खैर 1 + x की पावर n की फॉर्म हो, बशर्ते कि x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो। देखो है क्या ऐसा? ये वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, ये वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन जो है सिंपली 1 + n टाइम्स x होता है, ठीक है? ज़रा करो, यही आ रहा है, ठीक है? 1 + n की वैल्यू कितनी थी? 2, 0.01, सॉल्व करो, यही आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? 1 + x में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत छोटी। 1 के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए? बहुत छोटी, तभी ऐसा कर सकते हो। यही चीज़ आगे जाके गौर करना कि इस वैल्यू को और बड़ी करना, जैसे यहाँ पर 1.002 ले लेना, फिर देखना आंसर थोड़ा वेरी करने लगेगा। अब मुझे लगा था एडिशन मल्टीप्लाई बताना पड़ेगा तुम्हें, खैर समझ गया, अच्छी बात है, ठीक है? 0.998, इसको भी देखो ऐसे ही हो जाएगा, 1 + n की वैल्यू कितनी है? -2, x कितना है? 0.01, इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है? बस समझ में आ गई? तो नोट करने की बात क्या है
कि बाइनोमियल के हिसाब से 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स, बशर्ते कि क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में क्या हो, है ना, 1 के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत छोटी हो। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, याद रखना, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जब छोटा होता है तो लगभग इसी के बराबर आंसर आता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखो यहाँ पर भी हम कुछ शर्त मानेंगे, ठीक है। अभी मैं बताया था ना कि आसपास रीजन में क्यों 9.8 मान लेते हैं, उसकी वजह यहाँ पता चलेगी। कहाँ पे? यहाँ पे कि इफ हाइट एबव, एच किसको कहा था? एच हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत छोटा हो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या हम इस बात को ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर r से डिवाइड कर दो कि h बाय आर की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी? ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई बात है? अब जरा इसको ऐसे समझो कि ये है x की जगह, x की जगह, कहाँ पर? x की जगह, तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ऐसा कह सकते हैं, 1 प्लस एक्स। लेकिन याद रखना ये रिजल्ट एजम्पशन के साथ है कि ऐसा होगा तभी। तो जब तक क्वेश्चन में एजम्पशन नहीं हो, नहीं मानना, कहाँ रहना? यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आई? अदरवाइज कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे। कोई एजम्पशन नहीं है यहाँ पर, इसको लगाओ। जब तक क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो कि h क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है, तब तक ये काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा कहेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? g 1 प्लस एन एक्स यानी माइनस 2h बाय आर, 1 प्लस एन एक्स, एक्स की जगह किसको मानो? h बाय आर को, है ना। तो कहीं पर भी अगर कंडीशन दिया हो कि हाइट जो है एबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, बहुत कम है, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, आसपास के रीजन होगा तो आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर जाओगे तो ये गड़बड़ करेगा, ठीक है। चूँकि अभी मैंने कहा ना कि ये फार्मूला तभी वैलिड है जब x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू बड़ी होने लगेगी आंसर डिफरेंट आने लगेगा, ठीक है। इसलिए तब वो लगाना क्या है, बेवकूफ़ी होगी। क्या लगाना पड़ेगा? ये बात समझ में आ गई? तो ये रिजल्ट जो है भले ही हमने डिराइव करवा दिया है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ शर्त है, कंडीशन है ना। क्या है? कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन में ये बात वैलिड है, ठीक है। चलो अब और अजम्पशन माने कि बिल्कुल अर्थ के करीब आ जाए, सरफेस पर अर्थ पे आ जाए, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? सरफेस ऑफ अर्थ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़रा ज़ीरो यहाँ पे पुट करना, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, एक किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर, चूँकि 1 माइनस 0 1 जी के बराबर। यही आंसर तो ये भी कह रहा था, सरफेस ऑफ अर्थ पे जी है। ऊपर जाओगे थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, अब ज़रा देखो कि ऊपर 2 इंटू एच, ऊपर रख ले, सपोज कर लो 1000 2000 मान ले तुम्हारे प्लेन के ऊंचाई तक, ठीक है। और नीचे रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 रेडियस, ठीक है। समझ आई बात है? इतना है। इसको कैंसिल करोगे, ये कितना हो जाएगा? 4, और इस जीरो को भी ऊपर कर दो, 64, ये हो जाएगा कितना? 10,000, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 है, तो इसको कैंसिल करोगे तो 10 की पावर 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 16, यानी 1/1600,
ज़रा निकालो तो वैल्यू कितनी आएगी, निकाल लो। मेरे ख्याल से इसके आसपास आएगी। ऐसा इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। अब ये बताओ इस 1 में इसका डबल कर दें, क्योंकि h/r की वैल्यू है ना ये। अच्छा 2h/r की है, 2h/1 में से इतना को घटाने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्या लिखोगे? 0.9994 ये लिखोगे ना। 9.8 को 10 मानते हो और यहाँ 99994 को तुम 1 नहीं मान सकते, तो इनडायरेक्टली आंसर कितना आएगा? जी के बराबर ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसीलिए नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ रीजन में हम जी की वैल्यू 9.8 रख लेते हैं। ठीक है, थियोरेटिकली गलत है, लेकिन मैथमेटिकली क्या कहता है? बहुत कम फर्क पड़ रहा है, क्यों जा रहे हो इतना दिमाग ख़राब करने? ठीक है, 9.8 क्या 10 मान के कर लो। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये वजह है, मैथमेटिक्स ऐसा कहता है कि बहुत कम फर्क पड़ेगा, इसलिए हम रख लेते हैं। हाँ, समझ आई बात है कि नहीं आई? थियोरेटिकली तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, भले ही कम अमाउंट में सही, लेकिन हो तो रहा है। ठीक है, तो तुम अपने प्लेन के ऊपर जी की वैल्यू 9.8 रख सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक बात नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, वो कैलकुलेशन करके मैं जानबूझ के दिखाया ताकि तुम्हारे समझ में आए कि कितना कम है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बोल देता हूँ तो फिर एहसास नहीं होता ना, अरे कितना है, ये तो बताया नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 रख देते तो तब भी कितना आता है? ये 0.012 ये आता ना, इसका डबल आता। ठीक है, वो क्या कह रहा था? 4500 फीट के आसपास, हमने 45,000, खैर जो भी हो उसके आसपास, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई बात है? हाँ, लगा दो, जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कहे 9.8 मानते रहना। समझ आई बात है? जब तक ये नहीं कहे कि रेडियस ऑफ अर्थ का आधा हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ का 1/3 हो गया, ट्रिपल हो गया, तब तक जी 9.8। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखा रहा था मैं, ज़रा लिख लो उसको। इन द क्या लिखा था? 45, अरे फीट बोला है उन्होंने, उसको मीटर में भी तो कन्वर्ट करो। अरे यार एक ज़ीरो इसी में बढ़ा दें, कितना हो जाएगा ये? 20,000। ये 6 यहाँ आ जाएगा, तब भी तो छोटा ही है। 20,000 फीट ले लिया। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 0.06 यही होगा ना, लगभग आसपास उतना ही रहेगा। समझ में आई बात है? हाँ, ये 6 एक डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा इधर, यही होगा ना। मैं तो कह रहा हूँ 2 लाख मान लो, मतलब बहुत कम रेट से चेंज कर रहा है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। तो अब जनरली जो अमूमन हमारे पास क्वेश्चन होता है, क्या होता है? 500 मीटर की ऊंचाई से 1000 मीटर का 50 मीटर का टावर था, उसमें नहीं लगा सकते क्या? ये यही तो होता है क्वेश्चन तुम्हारे पास। ठीक है ना, तो वहाँ पर तो आसानी से लगा सकते हैं हम। अरे यार, अब वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा ना। तो मतलब एक जनरल आइडिया बताया कि हमने कहाँ तक लिया, 2000 तक की ऊंचाई तक लिया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो नोट कर रहे थे हम लोग, इन द नियर बाय रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस we can take acceleration due to gravity इक्वल टू जी। ठीक है ना, वी कैन टेक, इस पर जोर नहीं दे रहे हैं कि ये हमेशा होगा। टेक, कंसिडर कर सकते हैं। समझ में बात है ना, क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है,
आगे बात समझ में आए? चलो, कितना टाइम हुआ? अरे और ज़्यादा जल्दी टाइम नहीं ख़त्म हो जाता, मैं ही लेट से आया शायद, है ना? फिर ये डायग्राम बना लेना इतना। एक क्वेश्चन लिखो ज़रा, फिर छोड़ दूंगा। ये डायग्राम बना लेना। और ये होमवर्क करके लाना जो दिया था, ठीक है? वरना भगा दूंगा क्लास से, सच कह रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो। The gravitational force between two objects, the gravitational force between two objects, करके लाना इसको भी घर से, ठीक है? लिखा दे रहा हूँ, करके लाना। The gravitational force between two objects is 190 न्यूटन। 190 न्यूटन मतलब दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? 190 न्यूटन है। At what distance should a third object, at what distance, एक मिनट, थर्ड नहीं है, at what distance should the object be kept, थर्ड नहीं है, at what distance should the object be kept so that the force between them becomes 380 न्यूटन, becomes 380 न्यूटन, becomes 380 न्यूटन। नीचे लिख लो, take distance between two masses initially is d, ठीक है? मतलब आंसर किसके फॉर्म में आएगा? डी की फॉर्म में, ठीक है? यहीं तक रखते हैं।